लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। मुंबई। एक बिजनेसमैन सुबह अपने घर से काम पर निकला। आज मत जाओ प्लीज। अरे ये तो सतीश राजे है भाई, ये तो दाऊद का आदमी है। 21 नवंबर 1988 मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में ये कोई आम तारीख नहीं थी। ये वो दिन था जब दाऊद के डॉन बनने के बाद पहली बार किसी ने दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की थी। मरने वाला आदमी बंदूक नहीं चलाता था, लेकिन वो दाऊद के करोड़ों रुपए के कारोबार को चलाता था। उसका नाम था सतीश राजे। सतीश राजे खुद कोई डॉन नहीं था, लेकिन मुंबई कंपनी के बड़े बड़े कारोबारियों से लेकर हवाला नेटवर्क तक डी कंपनी के करोड़ों के लेन देन के बीच में सेंट्रल फिगर वही था। वो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा था। इसलिए जब दिन दहाड़े मुंबई की सड़क पर उसकी कार को रोककर उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई और उसे मार दिया गया, तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य को खुली चुनौती थी। इस हमले के बाद मुंबई पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा करने की हिम्मत किसने की? जब जांच आगे बढ़ी तो नाम सामने आने लगे, लेकिन हर रास्ता जाकर एक ही जगह पर रुक जाता था, बायकला की दगड़ी चौल। और यहीं रहता था वो आदमी जो आने वाले कुछ सालों में दाऊद इब्राहिम के लिए मुंबई का सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाला था। उस आदमी का नाम था अरुण गवली। 1980 आते आते तक मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाने लगा था। देश भर से लोग यहाँ अपने सपने लेकर आते थे। किसी को फिल्मों में हीरो बनना था, किसी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन और किसी को सरकारी नौकरी चाहिए थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक दूसरी मुंबई भी बसती थी, जिसे बाहर की दुनिया बहुत कम जानती थी। और ये मुंबई थी कपड़ा मिलों की। सुबह होते ही हजारों मजदूर टिफिन लेकर घर से निकलते थे। कोई लाल बाग की तरफ जा रहा होता था, तो कोई परेल की तरफ, तो कोई चिंचपोखली या फिर कोई बायकला। दिन भर मशीनों की आवाज़ के बीच काम करना, शाम को चौल के 10 बाय 12 फुट के कमरे में लौटना और अगले दिन फिर वही ज़िंदगी। यही लाखों परिवारों का डेली रूटीन था। इन्हीं चौल्स में बच्चे बड़े होते थे, गलियों में क्रिकेट खेलते थे, त्योहार पूरी बस्ती मिलकर मनाती थी। पड़ोसी यहाँ सिर्फ पड़ोसी नहीं था, बल्कि परिवार का हिस्सा होता था। पैसे कम थे, लेकिन अपनापन बहुत था। एक तरफ ये था और दूसरी तरफ मुंबई का एक और चेहरा तेजी से बढ़ रहा था। बंदरगाह के रास्ते सोना स्मगल करके शहर के अंदर लाया जा रहा था। शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। मटका, सट्टा और वसूली का पैसा तेजी से बढ़ रहा था। और इन धंधों पर राज करते थे 3 बड़े नाम, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। इन तीनों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। उनका असर इतना था कि कई बार लोगों को अदालत से पहले इन डॉन्स के दरबार में इंसाफ मिल जाता था। पुलिस भी उन्हें जानती थी और नेता भी, और कई बड़े कारोबारी भी। ऐसा लगता था कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड इन तीनों के बीच पूरी तरह बंट चुका है और अब यहाँ किसी नए आदमी के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन शहर कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे टाइम बदलता है, वैसे वैसे उसकी ताकतें भी बदलती हैं। 1970 के दशक के आखिर तक मुंबई की इकॉनमी बदलने लगी थी। स्मगलिंग का तरीका बदल रहा था, ज़मीनों की कीमतें बढ़ रही थी, मिल मालिकों और मज़दूरों के बीच तनाव बढ़ रहा था। हज़ारों परिवारों के सामने पहली बार ये डर खड़ा होने लगा
कि अगर मिल्स बंद हो गई तो आगे क्या होगा। शायद उस टाइम किसी ने इन सवालों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में यही संकट हजारों युवाओं की ज़िंदगी की दिशा बदलने वाला था। क्योंकि कुछ युवा नौकरी की तलाश में लगे रहे, कुछ युवाओं ने शहर छोड़ दिया और कुछ ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहाँ से लौटना लगभग नामुमकिन था। उन्हीं हजारों युवाओं में एक लड़का था जो बायकला की एक साधारण सी चौल में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता कपड़ा मिल में काम करते थे। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। किसी ने सोचा नहीं था कि वही लड़का एक दिन दगड़ी चौल का सबसे बड़ा नाम बनेगा और मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास हमेशा के लिए बदल देगा। उस लड़के का नाम था अरुण गवली। अरुण गवली का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता गुलाबराव गवली मुंबई की कपड़ा मिल में काम करते थे। उस दौर में मिल की नौकरी को इज्जत से देखा जाता था। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं होती थी, लेकिन इतनी ज़रूर होती थी कि परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके, बच्चों को स्कूल भेज सके और ये उम्मीद रख सके कि अगली पीढ़ी शायद उससे बेहतर ज़िंदगी जिए। गवली परिवार भी ऐसे हजारों परिवारों में से एक था। उनका घर कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं था। बायकला की एक साधारण सी चौल में उनका एक छोटा सा कमरा था, जहाँ जगह तो कम थी लेकिन रिश्तों की गर्माहट बहुत थी। एक ही गैलरी में कई परिवार रहते थे, बच्चे साथ मिलकर खेलते थे और त्यौहार पूरी चौल मिलकर मनाती थी। इसी माहौल में अरुण गवली का बचपन बीता था। कहते हैं बचपन में अरुण बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे लोगों ने उसे बाद में जाना। उसे देखकर कोई ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि ये लड़का एक दिन मुंबई के सबसे ताकतवर गैंगस्टर्स में गिना जाएगा। परिवार चाहता था कि वो पढ़े लिखे, कोई अच्छी नौकरी करे और अपने पिता की तरह मेहनत की कमाई से घर चलाए। अरुण ने कभी ये सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ जाएगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने भी वही रास्ता चुना जो उसके जैसे ज़्यादातर लड़के चुनते थे। कुछ समय तक उसने छोटी मोटी नौकरियां की और बाद में मिल में भी काम किया। उस समय तक मिल की नौकरी सिर्फ रोज़गार नहीं थी, बल्कि एक पहचान थी। अगर किसी को मिल में काम मिल जाता था तो माना जाता था कि उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई है। शायद अरुण गवली ने भी यही सोचा होगा कि अब उसका फ्यूचर सेट हो चुका है। लेकिन ज़िंदगी इंसान की प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। जिस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों के घरों का चूल्हा जलाया था, उसी इंडस्ट्री की नींव अब धीरे धीरे हिलने लगी थी। आए दिन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच तनाव बढ़ रहा था। प्रोडक्शन घट रही थी, कॉस्ट बढ़ रही थी और दूसरी तरफ मुंबई भी तेज़ी से बदल रही थी। शहर की ज़मीन अब मशीनों से ज़्यादा कीमती होने लग गई थी। जहाँ कभी कपड़ा बनता था, वहाँ अब बिल्डिंग्स बनने के सपने देखे जा रहे थे। इन सारे बदलावों का असर सबसे पहले मजदूर परिवारों पर पड़ा। पहले लोगों का ओवरटाइम कम हुआ, फिर काम के घंटे कम हुए, फिर छटनी की बातें शुरू हुई। हर चौल में अब एक ही चर्चा होती थी, अगर मिल बंद हो गई तो घर कैसे चलेगा। जिन परिवारों ने पूरी ज़िंदगी मिल की नौकरी पर भरोसा किया था, उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी थी। अरुण गवली भी उसी बेचैनी को हर दिन महसूस कर रहा था। सुबह काम पर आने वाले मजदूरों की बातचीत बदल चुकी थी। पहले वो बोनस और त्योहारों की बात करते थे, अब नौकरी बचाने की चिंता करते थे। चौल में रहने वाले इन युवाओं के सामने पहली बार ये सवाल खड़ा हो गया था कि अगर मिल्स बंद हो गई तो आगे क्या। उनके पास ना तो कोई बड़ी डिग्रियां थी, ना ही कोई दूसरा टैलेंट और ना इतना पैसा कि वो खुद का कारोबार शुरू कर सकें। और यही वो दौर था जब मुंबई की गलियों में एक और दुनिया तेज़ी से फैल रही थी। मटका, इल्लीगल शराब, सट्टा, वसूली और छोटे मोटे गैंग। यहाँ मेहनत कम थी लेकिन पैसा जल्दी मिल जाता था। कई लड़के इसे सिर्फ जेब खर्च कमाने का आसान तरीका समझकर इस दुनिया के करीब जाने लगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये छोटी शुरुआत आगे चलकर उन्हें अपराध की उन अंधेरे रास्तों पर ले जाएगी जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन होगा। अरुण अभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बना था, लेकिन वो इसे रोज़ अपने आसपास बढ़ते हुए देख रहा था। एक तरफ उसके पिता की मेहनत और ईमानदारी की ज़िंदगी थी, दूसरी तरफ ऐसे लड़के थे जो कुछ ही महीनों में नए कपड़े पहनने लगे थे,
उनकी जेब में पैसे आने लगे थे और इलाके में उनका रुतबा भी बढ़ने लगा था। और ये फ़र्क हर दिन उसकी आंखों के सामने था और बढ़ता जा रहा था। शायद अगर मुंबई की मिलें पहले जैसी चलती, अगर मुंबई में हज़ारों मज़दूरों की नौकरियां सुरक्षित रहती, अगर उस समय शहर की इकॉनमी इतनी तेज़ी से न बदलती, तो अरुण गवली की ज़िंदगी भी किसी साधारण मिल कर्मचारी की तरह ही गुजर जाती। लेकिन इतिहास में अगर की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि जब इंसान के सामने मेहनत का रास्ता बंद होने लगता है, तब उसके सामने अक्सर दूसरा रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। और मुंबई की गलियों का वो दूसरा रास्ता था जुर्म का रास्ता। अरुण गवली की अपराध की दुनिया की शुरुआत छोटे छोटे कामों से हुई, जैसे उस दौर के कई दूसरे लड़कों की होती थी। पहले कुछ लोगों के साथ उठना बैठना, फिर छोटी मोटी मदद करना, फिर ऐसे काम करना जिसके बारे में घर पर कभी बात नहीं होती। लेकिन अपराध की दुनिया की यही सबसे बड़ी चाल होती है। कभी भी वो पहले दिन किसी को अपराधी नहीं बनाती। वो धीरे धीरे इंसान की सोच बदलती है, और जब तक उसे एहसास होता है तब तक वो बहुत दूर निकल चुका होता है। उस समय बायकला का अपराध जगत कई छोटे छोटे गैंग्स में बटा हुआ था। हर इलाके का एक अपना दबंग था। कोई मटका चलाता था, कोई शराब का धंधा संभालता था, तो कोई छोटे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों से वसूली करता था। इन गैंग के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे, कभी इलाके को लेकर, कभी पैसे को लेकर, और कभी सिर्फ अपनी दहशत बनाए रखने के लिए। इन्हीं गैंग में एक नाम तेजी से उभर रहा था। वो था मोहन सरमलकर। बायकला के कई हिस्सों में उसका अच्छा खासा दबदबा था। उसके साथ काम करने वाले ज़्यादातर लड़के मराठी परिवार से आते थे। अरुण गवली भी धीरे धीरे उसी दायरे में आने लगा। शुरुआत में उसका कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। कभी किसी को संदेश पहुंचाना, कभी किसी पर नज़र रखना, कभी किसी झगड़े में अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाना। लेकिन अपराध की दुनिया में भरोसा बंदूक से पहले बनता है, और गवली धीरे धीरे वही भरोसा जीत रहा था। गवली की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ या उसका गुस्सा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका शांत स्वभाव। वो बेवजह बोलने वालों में नहीं था। बैठकों में भी वो अक्सर कम ही बोलता था, लेकिन जो वो कहता था सोच समझ कर कहता था। और शायद यही वजह थी कि उम्र में उससे बड़े लोग भी उसे सिर्फ एक लड़के की तरह नहीं देखते थे, बल्कि एक भरोसेमंद साथी की तरह देखने लगे थे। लेकिन मोहन सरमलकर के गैंग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। गैंग के कुछ लड़कों को लगता था कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, चांद का खतरा वो उठाते हैं, लेकिन फैसले हमेशा कोई और करता है। पैसों के बंटवारे को लेकर भी उनके बीच में असंतोष बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, मराठी लड़कों को लगने लगा था कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं बन रही है, वो सिर्फ किसी और के लिए लड़ रहे हैं। यहीं से गैंग के अंदर छोटी छोटी दरारें दिखने लगी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर कई लोग बदलाव चाहते थे। उनमें दो नाम सबसे ज़्यादा बेचैन थे। पहला था बाबू रेशीम और दूसरा था रमा नायक। लेकिन एक बात पर दोनों की सोच एक जैसी थी, अगर लड़ना ही है तो किसी और के लिए क्यों, अपना गैंग क्यों नहीं बनाया जाए। अरुण गवली उस समय तक इन दोनों को जानने लग गया था। तीनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी किसी दोस्त के घर, कभी किसी चाय की टपरी पर, तो कभी देर रात तक चौल की गैलरी में। शुरुआत में बातें सिर्फ इलाके की होती थी, फिर गैंग की, फिर पैसों की, और धीरे धीरे एक आइडिया जन्म देने लगा जो आने वाले कुछ सालों में मुंबई अंडरवर्ल्ड की तस्वीर चेंज करने वाला था। अभी तक वो तीनों अलग अलग काम करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। और अपराध की दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। बंदूक बाद में आती है, लेकिन एक ऐसा साथी जो आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा रहे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन्हें ये जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ समय बाद अपने नाम के पहले अक्षर से एक ऐसा गैंग बनाएंगे जिसका नाम सुनते ही मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट की नींद उड़ जाएगी। मोहन सरमलकर गैंग में रहते हुए अरुण गवली, रमा नायक और बाबू रेशीम ने अपराध की दुनिया को बहुत करीब से देख लिया था। उन्होंने ये भी समझ लिया था कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत होना काफ़ी नहीं है, फैसले लेने का अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि जो फैसला लेता है वही असली बॉस होता है। टाइम के साथ साथ गैंग के अंदर मतभेद और भी बढ़ने लगे।
पैसे के बंटवारे को लेकर शिकायतों तो पहले से ही थी, इलाके के कब्जे को लेकर भी अलग अलग राय थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि गवली, रमा और बाबू अब ये सिर्फ किसी और के आदेश पर काम करने वाले लड़के बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्हें अपना रास्ता चाहिए था और अपनी पहचान चाहिए थी। ऐसे फैसले अपराध की दुनिया में बैठकर बातचीत से नहीं होते। वहाँ अलग होने का मतलब सिर्फ गैंग छोड़ना नहीं होता, बल्कि एक नया दुश्मन पैदा करना भी होता है। क्योंकि जो आदमी आज तक तुम्हारे साथ लड़ रहा था, वही कल तुम्हारे खिलाफ बंदूक उठा सकता था। इसलिए मोहन सरमलकर का साथ छोड़ना, ये फैसला जितना आसान सुनाई देता है, उतना था नहीं। ये फैसला उनकी जान भी ले सकता था। लेकिन तीनों ने जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो किसी और के लिए नहीं लड़ेंगे, अब वो अपना गैंग बनाएंगे। ऐसा गैंग जहाँ फैसले भी उनके होंगे और कमाई भी उनकी होगी और इलाके पर भी उनका ही राज चलेगा। यहीं से जन्म हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे चर्चित गैंगों में से एक, बीआरए गैंग का। बी यानी बाबू रेशीम, आर यानी रमा नायक, ए यानी अरुण गवली। 3 नाम लेकिन एक पहचान। शुरुआत में इनके पास ना बड़ी गाड़ियां थी, ना ही हथियारों का जखीरा और ना ही सैकड़ों लड़कों की फौज। उनके पास सिर्फ 3 चीज़ें थी: एक दूसरे पर भरोसा, इलाके की अच्छी समझ और अपना नाम बनाने की भूख। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बीआरए गैंग ने शुरुआत छोटे छोटे अपराधों से की। मटका अड्डों पर कब्जा, शराब के अवैध कारोबार में हिस्सेदारी, लोकल वसूली और इलाके के झगड़ों में दखलंदाजी करना। लेकिन उनका तरीका बाकी गैंग से थोड़ा अलग था। वो सिर्फ डर पैदा करना नहीं चाहते थे, वो ये भी चाहते थे कि इलाके के लोग उन्हें अपनी ताकत माने। अगर किसी दुकानदार का विवाद हो, अगर किसी परिवार का झगड़ा हो, अगर किसी को किसी दबंग से परेशानी हो, तो कई लोग पुलिस स्टेशन जाने से पहले अब इनके पास आने लगे थे। और यही वो चीज़ थी जिसने बीआरए गैंग को बाकी छोटे गैंगों से अलग बना दिया। वो सिर्फ अपराधी नहीं रहना चाहते थे, वो इलाके की सत्ता बनाना चाहते थे। और सत्ता सिर्फ बंदूक से नहीं मिलती, लोगों के भरोसे से भी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे उनका असर बढ़ने लगा, वैसे वैसे दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। जिन लोगों के धंधों पर वो कब्जा कर रहे थे, वो चुप बैठने वाले नहीं थे। पुराने गैंग उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। पुलिस ने भी इस नए गैंग की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। पहली बार बीआरए गैंग को ये एहसास हुआ कि अब पीछे लौटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वो पैसा कैसे कमाएंगे, असली सवाल ये था कि क्या वो इस शहर में टिक पाएंगे। क्योंकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नया गैंग बनाना आसान था, लेकिन उसे जिंदा रखना सबसे मुश्किल काम था। और बहुत जल्द ये बात उन पर टेस्ट होने वाली थी। बीआरए गैंग बन चुका था। अब अरुण गवली, रमा नायक और बाबू रेशम किसी और के लिए काम नहीं करते थे। तीनों ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। लेकिन मुंबई का अंडरवर्ल्ड इतना आसान नहीं था। यहाँ हर गली, हर मटका अड्डा, हर शराब का ठेका किसी न किसी गैंग के कब्जे में था। अगर कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरता था तो उसका स्वागत गोलियां या चाकुओं से होता था। उसी दौरान बायकला में एक और गैंग था जो काफ़ी मजबूत था, एस ब्रिज गैंग। उसका ज़्यादातर सदस्य उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। इलाके के लोग उन्हें एक ही नाम से बुलाते थे, भैया गैंग। शुरुआत में दोनों गैंग एक दूसरे को नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन बायकला इतना बड़ा नहीं था कि 2 गैंग लंबे समय तक वहाँ बिना टकराए रह सकें। टकराव होना तय था और बस एक छोटी सी घटना ने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया। एक दिन रमा नायक के छोटे भाई अरविंद नायक का किसी बात पर एस ब्रिज गैंग के मेंबर कुंदन दुबे से झगड़ा हो गया। शुरू में गाली गलौज हुई, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग इकट्ठा होने लगे। खबर रमा नायक तक भी पहुंची, लेकिन उससे पहले एक और आदमी वहां पहुंच गया। वो था रमा नायक का बड़ा भाई उमाकांत नायक। उमाकांत का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ अपने छोटे भाइयों का झगड़ा खत्म कराने आया था। उसने दोनों गैंग के लोगों को अलग करने की कोशिश की,
लेकिन सड़क पर शुरू हुआ झगड़ा अब किसी के बस में नहीं था। कुंदन दुबे ने अचानक अपना चाकू निकाल लिया और उमाकांत के पेट में घोंप दिया। सब कुछ बस कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। उमाकांत वहीं गिर पड़ा। लोग उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उमाकांत की मौत ने सब कुछ बदल दिया। अब ये अरविंद और कुंदन का झगड़ा नहीं रह गया था, ये रमा नायक का बदला बन गया था। अरुण गवली तुरंत समझ गया कि ये लड़ाई सिर्फ चाकुओं से नहीं जीती जाएगी। अगर बीआरए गैंग को बायकला पर राज करना है तो उसे लोगों का साथ भी चाहिए। और यहीं से अरुण गवली ने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उसने इस लड़ाई को अब दो गैंगों की लड़ाई नहीं रहने दिया। उसने इसे मराठी लड़के वर्सेस भैया गैंग बना दिया। धीरे धीरे बायकला, चिंचपोकली, लालबाग और परेल में रहने वाले मराठी नौजवान, उनके बीच ये बात फैलने लग गई कि बाहर से आए लोग उनके इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। बीआरए गैंग ने खुद को मराठियों के रक्षक के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। अब लगभग हर रात कहीं ना कहीं लड़ाई होती थी। कभी हॉकी स्टिक चलती थी, कभी साइकिल की चेन और कभी तलवार, तो कभी सीधे वॉर चाकू से होता था। दिन में तो पुलिस वहां पर पेट्रोलिंग करती रहती थी। रात होते ही गैंग फिर सड़कों पर उतर जाते थे। दुकानदार शाम ढलते ही शटर गिराने लगते थे। मटका अड्डे जल्दी बंद होने लगे। लोग बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे। पूरे बायकला में सिर्फ एक ही चर्चा थी, आज रात किसका नंबर लगने वाला है। उमाकांत नायक की मौत के बाद अब ये लड़ाई दो गैंगों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई थी। अब ये पूरे बायकला की लड़ाई बन चुकी थी। दिन में सड़कें नॉर्मल दिखाई देती थी। मिल मजदूर अपने काम पर जाते थे। बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोलते थे। लेकिन शाम होते ही पूरा इलाका बदल जाता था। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लोग पहले ये देखते थे कि सामने कौन आ रहा है, क्योंकि अब किसी को ये पता ही नहीं होता था कि अगले कुछ सेकंड में बहस होगी, मारपीट होगी या फिर किसी की लाश गिरेगी। बीआरए गैंग और एस ब्रिज गैंग के लड़के छोटे छोटे झुंड बनाकर घूमते थे। जिसे मौका मिलता था वो दूसरे गैंग के आदमी पर टूट पड़ता था। कहीं हॉकी स्टिक चलती, कहीं लोहे की रॉड, कहीं साइकिल की चेन और कई बार सीधा चाकू से ही वॉर हो जाता था। उस दौर में बायकला की गलियों में रोज लड़ाई होना लगभग एक नॉर्मल सी बात बन गई थी। पुलिस आती थी, कुछ लोगों को पकड़ती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ घंटों बाद या अगले दिन फिर छूट जाते थे। इससे दोनों गैंगों का हौसला और बढ़ गया। एक बात साफ दिखाई देने लगी थी, बीआरए गैंग अब पहले वाला गैंग नहीं रह गया था। अरुण गवली हर लड़ाई को सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ रहा था। उसने अपने लड़कों को साफ कह दिया था, हर झगड़ा जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर झगड़े के बाद इलाके के लोगों को ये लगना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटे। और यही वजह थी कि हर छोटी लड़ाई के बाद बीआरए गैंग पूरे इलाके में ये खबर फैलवा देते, कहीं चाय की दुकान पर तो कहीं मटके के अड्डे पर और कहीं मिल के बाहर एक ही बात सुनाई देती, भैया गैंग के लोगों को जवाब मिल गया है। धीरे धीरे बायकला के मराठी लड़कों का झुकाव बीआरए गैंग की तरफ बढ़ने लगा। जो लड़के पहले सिर्फ तमाशा देखते थे, अब वो गैंग में शामिल होने की बात करने लगे। उधर एस ब्रिज गैंग भी कोई नॉर्मल गैंग नहीं था। उसके पास पुराने लड़के थे, उनकी इलाके में पकड़ भी थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे पारसनाथ पांडे जैसा आदमी खड़ा था। पारसनाथ सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं था, वो बायकला के मटका कारोबार का बड़ा नाम था। उसके पास पैसा भी बहुत था और लड़के भी बहुत थे, और ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी वो अरेंज कर सकता था। यानी कि एस ब्रिज गैंग अगर आज खड़ी थी तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी पारसनाथ पांडे। अरुण गवली, रमा नायक और बाबू रेशीम, तीनों ने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि जब तक पारसनाथ जिंदा रहेगा ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, और अगर उसे ही रास्ते से हटा दें तो एक आदमी भी नहीं मरेगा, पूरी एस ब्रिज की कमर टूट जाएगी। और यहीं से बीआरए गैंग ने एक फैसला लिया जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास को बदलने वाला था। अब उनका निशाना कुंदन दुबे नहीं था, ना ही गली में लड़ने वाले छोटे मोटे गुंडे। अब उनका सीधा निशाना था पारसनाथ पांडे।
पारसनाथ पांडे एस गैंग का सबसे पावरफुल मेंबर था। बाईकला की गलियों में उसका ऐसा खौफ था कि कई लोग उसका नाम भी धीरे से लेते थे। बीआरए गैंग जानती थी कि अगर पारसनाथ बचा रहा तो एस ब्रिज गैंग कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए फैसला हो चुका था। अब लड़ाई गलियों में नहीं, सीधे उनके बॉस तक पहुंचानी थी। लेकिन पारसनाथ भी कोई नॉर्मल खिलाड़ी तो था नहीं। उसे खबर मिल चुकी थी कि उमाकांत नायक की मौत के बाद रमा नायक पागलों की तरह उसका खून तलाश रहा है और अरुण गावली हर दिन उसकी मूवमेंट की जानकारी जुटा रहा है। ये मालूम चला तो उसने अपनी आदतें बदल ली। अब वो रोज एक ही रास्ते से नहीं जाता था। मटका अड्डों पर भी वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकता था। जहाँ पहले वो घंटों बैठकर हिसाब किताब करता था, अब वो वहाँ से कुछ ही मिनटों में निकल जाता था। उसके साथ हमेशा 2-3 भरोसेमंद लड़के हुआ करते थे। अगर किसी गली में कोई अनजान चेहरा दिख जाए तो वो तुरंत रास्ता बदल लेता था। उसे समझ में आ गया था कि अब शिकारी उसका शिकार करने की फिराक में है। उधर दगड़ी चाल में लगभग हर रात एक ही बात की चर्चा होती थी, पारसनाथ कहाँ है। किसी का आदमी उसके मटका अड्डों पर नज़र रखता, कोई उसके शराब के ठिकानों की खबर लाता, कोई उसके मिलने जुलने वालों पर नज़र रखता। हर छोटी जानकारी अब बहुत कीमती हो चुकी थी। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। कभी पारसनाथ तय समय से पहले निकल जाता, कभी उसकी जगह उसके आदमी वहाँ पहुँचते, कभी पुलिस अचानक उसी इलाके में दिखाई दे जाती, और कई बार तो सिर्फ कुछ ही मिनटों की देरी से वो बच गया। रमा नायक हर नाकामी के साथ और बेचैन होता जा रहा था। उसके लिए सिर्फ ये गैंग वॉर नहीं थी, उसे हर रात अपने बड़े भाई उमाकांत का चेहरा याद आता था। उसे लगता था जब तक इस खून का हिसाब नहीं होगा उसे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अरुण गावली हर बार उसे रोक देता था। वो उससे कहता था, बदला कभी गुस्से में नहीं लेते, दिमाग से लिया जाता है। गावली जानता था अगर हमला नाकाम हुआ तो पारसनाथ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, फिर उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो इंतज़ार करता रहा, सिर्फ एक मौके का, एक ऐसा मौका जहाँ ना कोई गलती हो, ना कोई बचने का रास्ता। खैर, दिन गुजरते गए, लेकिन इस इंतज़ार ने दोनों गैंग्स के बीच डर को और बढ़ा दिया। एस ब्रिज गैंग के लड़के हर आने जाने वाले को शक की नज़र से देखने लगे, और बीआर गैंग के लड़के हर भीड़ में पारसनाथ का चेहरा तलाशते रहे। बाईकला मुंबई का सबसे बेचैन इलाका बन चुका था। लोग कहते थे अगर रात को किसी गली में अचानक भागते हुए लोगों की आवाज़ आए तो समझ जाओ कि दो गैंग फिर से आमने सामने आ गए हैं। लेकिन बीआरए गैंग अब छोटी मोटी लड़ाइयों से आगे निकल चुकी थी। उनका असली निशाना अब सिर्फ एक ही आदमी था, पारसनाथ पांडे। बीआरए गैंग को पता चला कि पारसनाथ पांडे आज अपने अड्डे पर बैठा हुआ है। बाईकला के मटका कारोबार का हिसाब किताब चल रहा था। आने जाने वालों की भीड़ थी। किसी को पैसों का हिसाब देना था तो कोई अगली बाजी की बात कर रहा था। सब कुछ हर रोज़ जैसा ही लग रहा था। पारसनाथ को शायद यही भरोसा था कि उसके इलाके में इतने लोगों के बीच कोई उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उधर दगड़ी चौल में बीआरए गैंग को वही खबर मिल चुकी थी जिसका उन्हें कई दिनों से इंतज़ार था। पारसनाथ अड्डे पर बैठा है। बस इतना सुनना था कि अरुण गावली, रमा नायक और बाबू रेशीम अपने चुने हुए साथियों के साथ बिना एक पल गवाए वहाँ के लिए निकल पड़े। उस दौर में ना तो मोबाइल फ़ोन थे, ना वायरलेस पर उड़ती खबरें। सब कुछ ही मिनटों में तय हुआ। कौन आगे रहेगा, कौन बाहर निगरानी करेगा, और हमले के बाद किस रास्ते से निकलना है, ये सब चलते चलते ही तय हो गया। उधर पारसनाथ अब भी बेफिक्र बैठा हुआ था। उसे शायद जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मौत उसकी तरफ बढ़ चुकी है। कुछ ही देर बाद अचानक मटका अड्डे के बाहर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने देखा कि कुछ युवक तेज़ी से अंदर घुसे। उनके हाथों में हथियार थे। किसी के हाथ में चॉपर था तो किसी के हाथ में तलवार। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पारसनाथ अपनी जगह से उठ भी नहीं पाया कि उस पर एक साथ कई वार हो गए। पहला वार, फिर दूसरा वार, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा अड्डा चीखों से गूंज उठा।
जो लोग कुछ पल पहले मटका खेलने आए थे अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ लोग टेबलों के नीचे छुप गए, कुछ दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन बीआरए गैंग सिर्फ एक आदमी के लिए वहाँ आया था, पारसनाथ पांडे। कुछ ही सेकंड में वो ज़मीन पर पड़ा था और उसका शरीर खून से लथपथ था और बायकला का सबसे बड़ा नाम हमेशा के लिए खामोश हो गया था। हमलावर जितनी तेज़ी से आए थे उतनी ही तेज़ी से वहाँ से निकल गए। जब तक लोगों को ये समझ आता कि क्या हुआ है, सब कुछ खत्म हो चुका था। उस दिन पूरे बायकला को एक संदेश चला गया, अब इस इलाके में बीआरए गैंग को चुनौती देने का मतलब मौत है। अगले ही दिन मटका कारोबारियों की लैंग्वेज बदल गई। जो लोग कल तक एस ब्रिज गैंग के नाम से कांपते थे अब दगड़ी चाल का रास्ता पकड़ने लगे, क्योंकि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक रूल हमेशा से था, हफ्ता हमेशा जीतने वाले को दिया जाता है। पारसनाथ की मौत के बाद एस ब्रिज गैंग की कमर टूट गई। जो लोग कल तक उसके साथ खड़े थे उन्होंने भी धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी और मोहन सरमलकर, जिसके लिए ये गैंग कभी सबसे बड़ी ताकत थी, अब अपने ही इलाके में कमज़ोर पड़ने लगा। उधर दगड़ी चाल में पहली बार जश्न जैसा माहौल था, लेकिन अरुण गवली खुश होकर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बायकला उसने जीत लिया था, लेकिन मुंबई अभी बाकी थी। बीआरए गैंग अपनी पहली जंग जीत चुका था। बायकला अब उनका इलाका बन चुका था। मटका कारोबारी, शराब के धंधेबाज और छोटे मोटे गुंडे अब दगड़ी चाल का रास्ता पकड़ने लगे। लेकिन अरुण गवली अच्छी तरह जानता था कि बायकला जीत लेना मुंबई जीत लेना नहीं होता। अंडरवर्ल्ड में असली लड़ाई इलाके की नहीं, पूरे शहर पर दबदबा बनाने की होती है। और उस लड़ाई में अभी उससे बड़े कई खिलाड़ी मौजूद थे, ऐसे खिलाड़ी जिनके पास उससे ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा हथियार थे और पूरे मुंबई में उनका नेटवर्क उससे ज़्यादा फैला हुआ था। लेकिन अरुण गवली के पास भी एक ऐसी ताकत थी जो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। उसके साथ खड़े थे ऐसे लोग जो उसके लिए जान देने और जान लेने दोनों के लिए तैयार थे। आने वाले सालों में यही लोग मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा बदलने वाले थे। बहुत जल्द दगड़ी चाल से निकला ये गैंग पूरे शहर की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देने वाला था और उसी चुनौती के साथ शुरू होने वाली थी मुंबई की सबसे खूनी गैंग वार, जिसमें पहली बार आमने सामने आने वाले थे अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम। उस जगह भी पहुंचेंगे इसी कहानी के साथ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आप अभी तक क्राइम कनेक्ट का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मुंबई अंडरवर्ल्ड, इंटरनेशनल माफिया, सीक्रेट मिशंस और दुनिया के सबसे हैरत अंगेज क्राइम्स की ऐसी ही रिसर्च पर आधारित कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार और जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।